बाप रे बाप, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में मुझसे सुंदर कोई नहीं है। जब भी आईने में खुद को देखती हूँ, विश्वास ही नहीं कर पाती। मैं कितनी सुंदर, कितनी अच्छी कदकाठी वाली हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मेरा विवाह एक अमीर परिवार में हो। मेरे शरीर पर करोड़ों के सोने के आभूषण जड़े हों। लेकिन ये सपना मेरा पूरा कब होगा? इस घर में गरीब कपड़ों में रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये मुझ पर अच्छे भी नहीं लगते। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता जल्दी से आ जाए। मुझे पिताजी से कहना होगा कि मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए, वो ला दें। माँ तो कहती रहती हैं कि मैं कोई काम नहीं करती। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। मेरा परिवार मेरी खूबसूरती की कदर करना ही नहीं जानता। उन्हें तो बस काम की ही पड़ी रहती है। मैं इतनी सुंदर होकर काम करूंगी तो मेरा रंग रूप फीका पड़ जाएगा। भगवान ने मुझे हीरोइनों जैसा बनाया है। मैं क्यों नौकरानियों जैसी रहूं? खाऊंगी, सोऊंगी, इधर उधर घूमूंगी। घर के सारे काम मेरी बड़ी बहन नाटी करेगी। अरे, मैं तो भूल ही गई। मैंने नाटी से अपने लिए हल्दी पीसने के लिए कहा था और वो अब तक हल्दी लेकर नहीं आई। जरा उसे बुलाती हूँ। नाटी, अरे मेरी ओ नाटी बहन, जल्दी इधर तो आ। जरा, मैंने तुझसे कहा था मेरे लिए हल्दी पीसकर फेस पैक बनाकर लाना और तू अब तक लेकर नहीं आई। अरे, और निकम्मी नाटी, कहीं मर तो नहीं गई? हाँ बहन, क्या हुआ? मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ, है ना? फिर तू हमेशा मेरा नाम लेकर क्यों बुलाती है? मुझे दीदी कहकर बुलाया कर। तू हमेशा मुझे नाटी नाटी करती रहती है। अगर तुम मुझे दीदी कहकर बुलाओगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। पागलों की खुशी बस मन में ही होती है। ये बात तो तू जानती है। तेरा दीदी कहने का सपना सपना ही रह जाएगा। मैं तुझे कभी दीदी नहीं बुला सकती। कभी आईने में खुद की कदकाठी देखी है? सिर्फ गुटकी जितनी छोटी। छोटी नहीं, छोटा हाथी। अगर तेरा कद रूप मेरे जैसा जरा भी होता तो शायद मैं तुझे दीदी बुला सकती। मेरी इतनी बेइज्जती मत कर बहन, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जो भी हूँ तेरी बहन ही तो हूँ। देख, रूप भगवान ने मुझे छोटा बनाया है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर घर के ही लोग मुझे ऐसे ताने देंगे तो बाहर वाले क्या कहेंगे? अच्छा वो छोड़, तू बता मुझे क्यों बुलाया था? तुझे याद नहीं मैंने तुझे क्यों बुलाया था? मैंने तुझे हल्दी पीसकर फेस पैक बनाने के लिए कहा था। यहाँ मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और तू सब कुछ भूलने लगी है। तेरा ध्यान आजकल रहता कहाँ है? असल में मैं थोड़ा घर का काम कर रही थी, इसलिए भूल गई। मुझे माफ कर दे बहन। मैं अभी तेरे लिए हल्दी पीसकर फेस पैक बना देती हूँ। बस 5 मिनट रुक जा। अच्छा, ठीक है। मैं बस तुझे 5 मिनट का समय देती हूँ। लेकिन अगर इसके बाद भी तू भूली, तो याद रखना, तेरे सिर पर एक भी बाल नहीं बचेगा, निकम्मी बोनी लड़की। सोच, तुझसे शादी कौन करेगा? मुझे रात में नींद नहीं आती यह सोचकर। हाँ, तू ठीक कह रही है। रूप, कोई मुझसे शादी क्यों करेगा? समाज वैसे भी मुझे स्वीकार नहीं करता। फिर शादी कौन करेगा? अगर माँ बाप ने चाहा तो मैं पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ रह लूंगी। अगर माँ पिताजी ने भी मना कर दिया तो क्या ही कर सकती हूँ? बस फिर तो प्रभु की भक्ति में ही अपना जीवन बिताऊंगी। माँ, मैंने कितनी बार कहा है, मैं इस बदसूरत नाटी के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। और पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए अलग से टाइम टेबल बनवा दो। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की एकदम राजकुमारी जैसी दिखती है। जमीन पर बैठकर खाना खाए, ये बिल्कुल स्वीकार करने लायक बात नहीं है। तुम दोनों मेरी बात कभी नहीं मानते। मैं यह खाना नहीं खाऊंगी। नाटी को उठने को कहो। माँ, सच कहूँ तो उसका चेहरा देखते ही मुझे अजीब सा होने लगता है। बहन रूप,
मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। मेरा भी तो मन करता है कि अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाऊं। कृपया मुझे एक सामान्य इंसान की तरह समझ। तू कब तक मेरे कद सूरत की वजह से ताने मारती रहेगी? हाँ, मैं मानती हूँ कि तू बहुत खूबसूरत है। शायद इस दुनिया में तेरे जैसी खूबसूरत लड़की और कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी ही बहन को नकार दे। अपनी जुबान संभाल कर बात कर मुझसे। अगर मुझसे बात करेगी तो नीची आवाज में कर। जैसे तू मेरे सामने खड़ी हो तो नीची लगती है, वैसे ही नीची आवाज में बोला कर। तू दो काम क्या कर लेती है, अपने आप को बहुत बड़ी समझती है। यह क्या हो रहा है? रूप, तू हमेशा राधा के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करती है? अगर तू राधा के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती तो ठीक है, लेकिन जो खाना उसने अपने हाथों से बनाया है, उसे खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो असल शर्म तो तुझे होनी चाहिए। तो तू उठकर क्यों नहीं जाती? राधा के हाथों का खाना खाते हुए तुझे शर्म तो आती नहीं होगी। ओ अच्छा माँ, अब तुम भी उसी की साइड ले रही हो। पूरे मोहल्ले में मेरी सुंदरता का जिक्र करते हैं। तुम दोनों माँ पिताजी को छोड़कर ये बोनी दो चार घर के काम क्या कर लेती है? तुम लोग उसे सिर पर बिठाकर नाचने लगते हो, और मैं कोई काम नहीं करती तो मेरी कोई कदर ही नहीं करता। ये क्या हो रहा है? रूप, जरा चुप हो जाओ। पूरे दिन काम करके आता हूं और तुम दोनों की लड़ाइयां सुननी पड़ती हैं। और कितना झगड़ा करोगी तुम दोनों? तुम दोनों सगी बहनें हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब देखना कैसे एक दूसरे की याद आएगी। मुझे तो किसी की याद नहीं आएगी, और उस बोनी को बहन कहने में भी शर्म आती है मुझे। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी कि ये मेरी बहन है, क्योंकि मैं एक बहुत सुंदर लड़की हूँ और राधा तो मेरे अंगूठे के जितनी भी नहीं है। अगले दिन राधा अपनी बहन रूप के पास आकर कहती है, रूप, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों साथ में शॉपिंग के लिए चलते हैं और बहुत सारा सामान खरीद कर लाएंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जब भी मैं तुम्हारे साथ कहीं जाती हूँ, सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं किसी जानवर के साथ जा रही हूँ। तुम्हें मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम मेरी बहन हो। मुझे ऐसा तुम कैसे बोल सकती हो? मैं बोनी हूँ तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ाओगी हर बात पर? मैं तुम्हारा क्या मजाक उड़ाऊंगी? तुम्हारा मजाक तो भगवान ने उठाया है, तुम्हें इतना छोटा बनाकर। तुम्हारे साथ चलती हूँ तो लोग मेरे ऊपर भी हंसते हैं। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं जाने वाली। चल जा यहाँ से। मुझे मेरी दोस्तों के साथ बाहर जाना है। रूप अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती है। उसकी बातें सुनकर राधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह उसकी बातों को दिल से नहीं लगाती। कोई बात नहीं। मेरी बहन मेरे कद काठी की वजह से मेरे साथ नहीं जाना चाहती, तो मैं अकेली ही चली जाती हूँ। राधा अकेली ही शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े देखने लगती है। तभी वहां पर एक औरत उसे देखकर कहती है, कुछ लोग तो इतने बोने होते हैं कि कोई भी ड्रेस पहन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन पर कुछ अच्छा नहीं लगता। राधा ने यह सुन लिया था, लेकिन वह सुबह से अपने कद काठी की बातें सुनकर बहुत थक चुकी थी। वह अनजान औरतों से बहस नहीं करना चाहती थी। वह शॉपिंग करने के बाद रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए चल रही होती है। तब उसे कमल नाम का एक लड़का दिखता है, जो उसे देखकर जोर से हंस रहा था। राधा से सब्र नहीं होता और वह उसके पास जाकर कहती है, तुम लोगों ने खुद को समझा क्या है? दुनिया में हर प्रकार के इंसान होते हैं। अरे, जब तुम अच्छे कद काठी के लोगों को इतना कुछ मानते हो, तो कम कद काठी वाले लोगों को कुछ क्यों नहीं मानते? बस मैं छोटी हूँ, इसलिए तुम मुझे देखकर हंस रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह किसी का मजाक बनाते हुए? मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ? मुझे जीने का हक है कि नहीं? पहले मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं तुम्हारे कद को देखकर नहीं हंस रहा। ये जो तुम आइसक्रीम खा रही हो, ये तुम्हारे पूरे चेहरे पर लगी हुई है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। उसकी बात सुनकर राधा चुप हो जाती है। लेकिन उसने कमल को काफी सुना दिया था, इसलिए कमल से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे लगा कि आप मेरे कद को देखकर हंस रहे हैं। आज सुबह से ही मेरा दिन बहुत खराब है। कोई बात नहीं, तुमने मुझे अनजाने में डांटा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। क्या भाई मंगल, कहाँ जा रहे हो? तुमसे मुझे जरूरी बात करनी थी। बोलो कालू भाई, क्या बात करनी थी? यह पास वाले गांव के एक बहुत ही धनी व्यक्ति हैं जो तुम्हारी छोटी बेटी रूप से शादी करना चाहते हैं। उसे कहीं देखा था, उसके बाद उसका पूरा परिवार तुम्हारी बेटी का दीवाना हो गया है। वो कहते हैं कि हमने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। वो सब तो ठीक है भाई कालू, लेकिन बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी कैसे कर दूं? अरे, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पहले छोटी का विवाह कर लो, फिर बड़ी की शादी के लिए लड़का देख लेना। और तुम्हारी बड़ी बेटी की जो हालत है, तुम सोचते हो उसकी शादी कहीं हो भी पाएगी? मुझे चिंता होती है कि अगर मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा तो वह पूरी जिंदगी मेरे पास ही रहेगी। मैं इन सब बातों पर ज्यादा नहीं सोचता। ठीक है, तो फिर अपनी बेटी को कल तैयार रखना। दोपहर में लड़के वाले उसे देखने आएंगे। अच्छा मंगल भैया, मैं चलता हूँ। अगले दिन एक औरत अपने बेटे के साथ मंगल के घर उसकी बेटी को देखने आती है। क्या कहूं बेटा, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लोग जो कहते हैं ये तो उससे भी 1000 गुना सुंदर है। अगर ऐसी लड़की मेरे लड़के की बहू बन जाए तो हमारे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। सावित्री बहन, क्या आप इसकी शादी के लिए तैयार हैं? जब लड़की है तो उसकी शादी तो करनी ही होगी। हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना धन नहीं है। अगर आपको मेरी बेटी पसंद आई हो तो आप बात पक्की कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर बात पक्की समझते हैं। आज रविवार है, अगले रविवार को आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी होगी। ठीक है जी, हम तैयारियां शुरू कर रहे हैं। जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था वो हकीकत बनने जा रहा है। इन लोगों की चाल ढाल देखकर समझ आ रहा है कि वे कितने बड़े अमीर लोग हैं। उनके गले में कितने भारी सोने के हार हैं, और वो बुढ़िया तो यही कह रही है कि मुझे सिर से पांव तक सोने में लाद कर ले जाएगी। सावित्री बहन, तो हम चलते हैं। हमें जाकर शादी की तैयारी भी करनी है। अब हम चलते हैं और जल्द ही बेटी में तुझे अपनी बहू बनाकर ले जाऊंगी। एक सप्ताह बाद रूपा और विनय की शादी हो जाती है। मेरा तो पूरा शरीर सोने से भरा हुआ है, सिर्फ सोना ही सोना। बचपन से मेरा यही तो सपना था कि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हो। मेरी शादी तो तय हो गई। अब मुझे बस उस बोनी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। बेचारी बोनी, ना सुंदर ना कद, उससे कौन शादी करेगा सोचकर बहुत बुरा लगता है। मेरा शरीर तो सोने से चमक रहा है। मुझे देखकर लग रहा है जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। सिर्फ राजकुमारी नहीं, मैं तो महारानी हूँ, इस बड़े और अमीर घर की महारानी। कल ही कहूंगी अपने पति से मेरे लिए सोने की पायल बनवा दें। इतना सुख, इतना ऐश, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, अगर कद काठी, सुंदरता ही सब कुछ होती है, इज्जत और सम्मान का कोई मोल नहीं होता, तो मेरी जैसी इतनी छोटी और कुरूप लड़की को क्यों धरती पर भेजा? भगवान, तुमने ही तो मुझे ऐसा बनाया है, फिर मेरी क्या गलती है? क्यों लोग मुझे स्वीकार नहीं कर पाते? बड़ी बहन होकर छोटी बहन की पहले शादी हो गई, बस यही कारण है कि मेरे पास उसके जैसा कद काठी रूप नहीं है। मेरा दिल तो थोड़ा सा सुख चाहता था, लेकिन वो चली गई। उसने एक बार भी मुड़कर देखा नहीं। क्यों? एक बार भी अपनी बड़ी बहन को बड़ी समझकर नहीं देखा। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ? क्या मैं सच में इतनी छोटी और कुरूप हूँ? क्या मैंने अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाया? क्यों बहन, तुमने ऐसा क्यों किया?
एक बार अपनी बड़ी बहन को बहन मानकर क्यों नहीं बोला? लेकिन रूप, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरे भाग्य की है जो मेरा कभी साथ नहीं देता। अरे राधा, सुनो, क्या तू बता सकती हो कि जमींदार का घर किस तरफ है? मुझे इस गांव में आए कुछ ही समय हुआ है, मुझे जमींदार के घर का नहीं पता। अरे कमल, जमींदार का घर सीधे 10 मिनट की दूरी पर है। आप सीधे चलते जाइए। आगे चलकर एक चौराहा आएगा, उस पर आपको बड़ा सा जमींदार का घर दिख जाएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। एक बात पूछूं, अगर बुरा न मानना? हाँ पूछो। तुम्हारा घर किस तरफ है और तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मेरा घर उस आम के बाग के पीछे है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बुरा मत मानो, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। जमींदार के घर पर नई नौकरी मिली है। राधा को देखकर, इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कभी शादी करूंगा तो राधा से ही करूंगा। अच्छा राधा, मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चाची, कैसी हो? आपसे कुछ बात करनी थी। अब तो आप दिखती ही नहीं। आपने बड़ी लड़की को छोड़कर छोटी का ही ब्याह कर दिया। मैं तो अपने मायके गई हुई थी। आपने हमें न्योता भी भेजा था, पर मैं मायके चली गई थी। मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे घर न्योता भिजवाया था, पर तुम शादी में नहीं आई। खैर, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? चाची, मैं सोच रही थी आपकी बेटी, जिसकी कद काठी इतनी छोटी है, क्या उसे कोई ब्याह करेगा? गांव के लोग और पड़ोसी उसके बारे में फुसफुसाकर बातें करने लगे हैं कि एक अभागी असहाय लड़की को बिना शादी के घर में रखना क्या ठीक है? पड़ोसियों को क्या कहना है क्या नहीं, ये तो मेरा मसला नहीं है। मैंने जब उसे जन्म दिया है तो क्या उसे छोड़ सकती हूँ? माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वह गोरा हो या काला, छोटा हो या बड़ा। तो चाची, मैं राधा के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। मेरे मायके में एक लड़का है जो उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। आपकी सारी जमीन जायदाद उसके नाम करनी होगी, साथ ही 2 लाख रुपए नकद देने होंगे। अगर आप मान जाएं तो मैं आगे बात करूं। क्या तुम समझती क्या हो? बेटी को किसी लालची इंसान के साथ सौंप दूं? नहीं, मेरी बेटी जिससे सच्चा प्यार करेगी उसी के साथ उसकी शादी होगी, वरना वो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। तुम अब जा सकती हो। मैं अपनी बेटी को ऐसे लड़के के साथ कभी नहीं बिहाऊंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। मेरे मुंह पर ही इनकार कर दिया। देखती हूँ कौन सा राजकुमार आकर तुम्हारी बेटी से शादी करेगा। जन्म दिया ऐसी बोनी लड़की को, ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बातें। बेटे की बहू लाकर सोचा था कि कम से कम सास की सेवा तो करेगी। अब तो देखो, मुंह पर ही जवाब देने लगी। दिन भर सजी धजी इधर उधर घूमती है, ऊपर से जुबान भी चलाती है। मैंने सोचा था कि जब बहू इतनी सुंदर है तो मन भी उतना ही कोमल होगा, और सब कुछ उल्टा ही हो गया। मुझे तो यह झल्ला कर ही मार डालेगी। सुनो रूप, मेरी माँ के साथ अगर कोई बुरा बर्ताव किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हारी माँ के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। सारा दिन तो कहती रहती है, पैर दबा दो, सिर दबा दो, यह सेवा करो, वह सेवा करो। मैं इतनी सुंदर लड़की हूँ, क्या तुम्हारे घर नौकरानी बनकर आई हूँ? घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं, तो फिर तुम्हारी माँ पैर दबवाने और हाथ मालिश करवाने के लिए मुझे ही क्यों चुना? शादी से पहले जब मैं मायके में थी तो मैं खुद से पानी तक नहीं पीती थी। अब मुझसे यह सब नहीं होगा। रूप, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर मेरी माँ के साथ कोई भी बुरा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकालने में एक पल भी नहीं सोचूंगा। तो यह बात है, तो फिर तुम्हारे इस घर से चले जाने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। शादी के शुरू में कुछ गहने दिखाकर तुमने मुझे लालच दिया, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि तुम कितने कंजूस आदमी हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा।
कब से तुमसे कह रही हूँ कि पैरों के लिए सोने की पायल बनवा दो, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला और तुम कह रहे हो कि मैं लालची हूँ। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे कंजूस आदमी शायद ही कोई दूसरा होगा। मैंने भी तुम्हारे जैसा लालची इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं देखा। अगर एक और शब्द कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हमसे ही गलती हो गई, सिर्फ रूप और सुंदरता देखकर शादी कर ली, जिंदगी बर्बाद हो गई। इससे तो अच्छा था किसी नेक दिल, सांवली, छोटी लड़की से शादी कर लेते जो 1000 गुना बेहतर होती। क्या यह राधा का घर है? बेटा, यही राधा का घर है, लेकिन तुम राधा को कैसे जानते हो? दरअसल कुछ दिन पहले मेरी राधा से बात हुई थी। मतलब, मैं एक बात कहने आया हूँ। हाँ बेटा, कहो, क्या कहना चाहते हो? माँ जी, मैंने पहली बार राधा को देखा, उसी दिन मैंने उसे पसंद कर लिया था। अगर आप लोग राजी हो तो मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं राधा को कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। नहीं बेटा, मेरी राधा बहुत छोटे कद की है। लोग कहते हैं कि वह बहुत बुरी लगती है। तुम जैसे सुंदर लड़के के साथ वह बिल्कुल भी नहीं जमेगी। मुझे माफ कर दो। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया राधा को मुझे सौंप दीजिए। मैं उसे सच में बहुत पसंद करता हूँ। मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन झूठा नहीं हूँ। ठीक है बेटा, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो जाओ, तुम्हारी शादी राधा से ही होगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बेटी बहुत भोली भाली है, उसे हमेशा खुश रखना, तभी तुम्हारा भी भला होगा। कल ही तुम्हारी और राधा की शादी होगी। अगले दिन कमल और राधा की शादी हो जाती है। हमें आशीर्वाद दो माँ जी कि हम हमेशा सुख और शांति से साथ रहें। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। बेटा, तुम्हारा जीवन खुशहाल रहे। जाओ बेटा। ये छोटा सा घर जो दिख रहा है, यहीं से हमारा नया जीवन शुरू होगा। राधा, तुम यहाँ रह पाओगी? अगर प्यार, स्नेह और विश्वास हो तो मैं तुम्हारे साथ पेड़ के नीचे भी रह लूंगी। मुझसे शादी क्यों की? मेरे पास रूप है ना, अच्छा कद काठी। तुम्हारे साथ मैं बहुत बेगानी सी लगती हूँ। मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो। तुम्हारा दिल इतना खूबसूरत है कि तुम्हारे साथ मैं कभी बेगाना महसूस नहीं करूंगा। ऐसा मत कहो। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जीवन में सुख दुख में एक साथ रहें। निकल जा यहाँ से। तेरा रूप सौंदर्य धुलकर पानी में बह जाए। मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से कराऊंगी। तेरी जैसी घमंडी औरत की हमें कोई जरूरत नहीं। इस घर में कभी मत आना। मेरा बेटा तुझे तलाक देगा। बेशर्म औरत, सारा दिन सोने चांदी के बारे में सोचती रहती है। इतनी लालची, न किसी को इज्जत देती है, न किसी की इज्जत करना जानती है। मुझे इस तरह मत ठुकराओ, मुझे बस एक मौका तो दे दें। नहीं, हम अब कोई और मौका नहीं देंगे। यहां से निकल जा, नहीं तो एक चाटा पड़ेगा और जमीन पर गिर जाएगी। ये सब मेरे किए पापों का फल है। जो अन्याय मैंने राधा के साथ किया, वही सब भगवान लौटा रहे हैं। मुझे माफ कर देना राधा, मुझे माफ कर दे।